आज जो आपका टॉपिक है मानव शरीर के संबंध में होने वाले अपराध के संबंध में है। जो शुरुआत आपका होता है वो हत्या और मानव वध के संबंध में बताता है। मानव वध जो है आपका 299 में बताया गया है और हत्या आपको धारा 300 में डिफाइन किया गया है। दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तब डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे, अन्यथा दिक्कत होता है। इसमें मेन दिक्कत ये होता है कि दोनों की डेफिनेशन लगभग एक टाइप से है, दोनों की डेफिनेशन सेम है और लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं। इसमें से कई सारे दृष्टांत आते हैं जहां मानव वध लोगों को लगता है वो एक्चुअल में हत्या होता है और जहां हत्या लगता है वहां मानव वध होता है। तो कैसे अंतर करें, आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे। तो मानववध और हत्या का अगर हम शुरुआत में देखें, डेफिनेशन हमको समझ लेना चाहिए। तो मानववध के अंतर्गत जो डेफिनेशन आपकी धारा 299 में कही गई है, बुक के अंदर जो डेफिनेशन है वो तो है ही, मैं समझने की दृष्टि से बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। इसमें आप समझिए मानववध के अंतर्गत कुछ चीजें जुड़ेंगी तभी मानववध होगा। सबसे पहला तो कार्य, जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी अपराध कब होगा, जब उस आशय के साथ कार्य मिलता हो। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले आप देख लीजिए कि कार्य कॉमन रहेगा, चाहे वो मानववध हो चाहे हत्या हो। ठीक है, इस कार्य कैसा होना चाहिए? कार्य ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की मृत्यु कारित करे, व्यक्ति की मृत्यु कारित करे। मतलब कार्य के साथ ऐसा कार्य हो जो मृत्यु कारित करे, और वो कार्य जो मृत्यु कारित कर रहा है वो उसके साथ आशय जुड़ा होना चाहिए। आशय, आशय किस चीज का? आशय भी यही मृत्यु कारित करने का। एक्चुअल में ये 3 भाग में है। जो मानववध आपको बताया गया है धारा 299 में, वो 3 भाग में है। पहला भाग यही कहता है कि कोई भी कार्य जो इस आशय से किया जाए कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित करना उसका आशय है, और उस कार्य द्वारा किसी का अगर मृत्यु कारित करता है तो यह कहा जाएगा कि वो मानववध है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यहां भी कार्य आ रहा है, यहां भी मृत्यु आएगा, मतलब इसमें भी कार्य होगा, इसमें भी मृत्यु होगा, लेकिन आशय इसका क्या है? घोर उपहति कारित करने का, घोर उपहति कारित करने का या शारीरिक क्षति करने का। इसको शारीरिक क्षति करने का। शारीरिक क्षति कैसी? शारीरिक क्षति जिसमें संभावना जुड़ी हो। इस शारीरिक क्षति में संभावना जुड़ी रहेगी। संभावना किस चीज की? मृत्यु की। ठीक है, तब क्या कहा जाएगा कि यहां मानववध हुआ। ठीक है, ऐसा कार्य होना चाहिए जो कि मृत्यु कारित करे, और उसमें आशय क्या होना चाहिए? मानव क्षति की, शारीरिक क्षति की, और वो शारीरिक क्षति ऐसी हो जिसमें संभावना जुड़ी हो। किस चीज की? मृत्यु की। ऐसे कंडीशन में क्या कहलाएगा कि ऐसा कार्य क्या हुआ? मानववध हुआ। तीसरा कंडीशन है, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में ये बताया गया है कि जो ऐसी क्षति कारित करता है, कोई कार्य करेगा, इसमें भी मृत्यु हो ही जाएगा तभी मानववध होगा। कोई ऐसी क्षति कारित करता है जिसमें वो जानता है। ये जानना क्या है? ये एक्चुअल में ज्ञान है, व्यक्ति को पता है, जिसमें वो जानता है कि ऐसी संभावना है। संभावना किस चीज की है? मृत्यु की।
अगर वो जानता है कि ऐसी संभावना है कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हो जाए, तो ये भी मानववध है। मानववध ये 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला में आशय मृत्यु कारित करने का ही है, वो कार्य करता है, मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये जो पहला क्लॉज है, इसके अंतर्गत भले ये मानववध के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन इसका जब इंटरप्रिटेशन जितने बार होगा, ये एक्चुअल में हत्या है। हत्या है, क्योंकि जो यहां इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आवश्यक तत्व क्लॉज 1 में हैं, वही आवश्यक तत्व आपके धारा 300 के क्लॉज 1 में है। मतलब पहला भाग भी धारा 300 का यही बोलता है कि मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य हत्या है। पहला क्लॉज क्या बोलता है कि मृत्यु कारित करने के आशय से, मृत्यु होगा, आशय होगा और कार्य होगा। ठीक है, ये तीनों तो यहां भी है, मृत्यु, आशय और कार्य यहां भी है। ठीक है, ये वहां भी है। यहां बस एक चीज ये जोड़ दिया गया कि अपवादिक दशाओं को छोड़ के, अपवाद को छोड़कर, इसलिए क्लॉज अगर आप इसका अगर 3 भाग में डिवाइड करेंगे, हालांकि ये एक ही भाग में है, लेकिन इसको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये एक्चुअल में परिभाषा 3 भागों में विभक्त है। पहला भाग ये कहता है कि कार्य जो है, उस कार्य के साथ मृत्यु का आशय है, वो मानववध है। दूसरा भाग ये कहता है ऐसा कार्य जिससे मृत्यु होती है, और उस मृत्यु में आशय किस चीज का था? शारीरिक क्षति करने का, और शारीरिक क्षति ऐसी थी जिसमें संभावना थी कि मृत्यु कारित हो जाए। तीसरा ये बात बोलता है जिसमें ज्ञान है कि जो उसका शारीरिक क्षति कर रहा है, उससे ऐसी संभावना है कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए, तो ये मानववध है। हत्या क्या बोलता है कि मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए, और वो कार्य का परिणाम अगर मृत्यु हो रहा है तो वो हत्या ही होगा। लेकिन कब हत्या नहीं होगा, वो कहा है अपवादिक दशाओं को छोड़ के। इसी के अंतर्गत आपके 5 अपवाद दिए गए हैं कि कब वह कार्य जो व्यक्ति करता है वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला तो आप ये समझ लीजिए कि इसको अगर आप ठीक से समझ पाएंगे तभी इस चीज को फिर आगे डील किया जाएगा और इसको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ये 3 भाग में आप समझ रहे हैं, तीनों के आवश्यक तत्व देख रहे हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको सारे आवश्यक तत्व अलग अलग दिखें। ठीक है, इतना समझ रहे हैं? ठीक है, धारा 300 का क्लॉज 1 ये बोलता है कि मृत्यु कारित करने के आशय से यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो हत्या होगी। अपवाद के अंतर्गत यदि नहीं आता है तो, अपवाद में बाद में चर्चा करेंगे, या अभी चर्चा कर लेते हैं वो कौन कौन से अपवाद हैं। तो पहला अपवाद तो ये है, पहला अपवाद है कि गंभीर प्रकोपन अचानक से बहुत तेज गुस्सा आया और सामने वाले ने दूसरे की हत्या कर दी, मतलब उसको मार दिया। हत्या शब्द यूज नहीं करेंगे यहां, उसको मार दिया, तो यह क्या कहलाएगा? ये अपवाद की श्रेणी में आएगा, ये हत्या नहीं आएगा बस। लेकिन यहां यह कहा गया है कि ये जो गंभीर प्रकोपन है, उस व्यक्ति ने जिसने वह कार्य किया है वो स्वेच्छा प्रकोपित ना हुआ हो, खुद ही से ने प्रकोपित हुआ हो। जैसे मान लो ए ने बी को कुछ कहा,
और बी को अचानक से गुस्सा आ गया, ठीक है, हो सकता है कोई गाली गलौज किया हो या फिर मां बहन की गाली दी हो, कुछ भी हो सकता है। बी अचानक से अपना आपा खो बैठता है और वो क्या करता है, एक को मार डालता है, मृत्यु कर देता है एक ही। प्रकोपन किसने दिया? ए ने। अब इस कंडीशन में अगर वो मारता है तो ये अपवाद की श्रेणी में आएगा, ये हत्या नहीं कहा जाएगा, वो मानववध को चला जाएगा। अभी और डिटेल बताऊंगा, अंतर भी बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये गंभीर प्रकोपन है, इसलिए यहां बी जो है हत्या का दोषी नहीं होगा, मानववध का हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है। इसका अपवाद क्या है कि ये प्रकोपन बी को दूसरे से मिला हो, ए से मिला हो। ये नहीं कि बी बैठे बैठे खुद ही प्रकोपित हो रहा है और बी ने ए को मार दिया और बोल दिया कि मेरे को तो गुस्सा आ रहा था। इसको प्रकोपन स्वयं से मिला हो, ठीक है, सॉरी, इसको प्रकोपन दूसरे के माध्यम से मिला हो, जिसका उसने हत्या किया है, मर्डर किया है, मतलब उसकी जिसकी मृत्यु कारित की है, उस पार्टी द्वारा उसको प्रकोपन मिला है। कई बार क्या होता है, ये इसको मारने के लिए किया और सी को लग गया, तो ये भी मानववध ही होगा, हत्या नहीं होगा। इसने इसको प्रकोपित किया, इसने गोली उठाया, इसको मारा, यह हट गया, पीछे सी खड़ा था, यह भी मानववध होगा, हत्या नहीं होगा। यहां इंटेंशन इसको मारने का था, बाई मिस्टेक दुर्घटनावश इसको लग गया, ठीक है। इतना समझ रहे हैं? पहला अपवाद समझ में आ रहा है, प्रकोपन, ठीक है। इस अपवाद का अपवाद यह कहा गया है कि स्वयं प्रकोपित ना हुआ हो। अगर स्वयं प्रकोपित हुआ है तो यह अपवाद लागू नहीं होगा। दूसरा, किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं, जब वो लोक सेवा कर रहा हो, लोक कर्तव्यों का पालन कर रहा हो, लोक सेवक समझते हैं, 21 में बताया हुआ है आपका डेफिनेशन। तो वो लोक कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो आ रहा है आपके पास कि नहीं नहीं आपका घर तो अवैध बना है और आप अपने घर को सील करवाइए, और आपको गुस्सा आ जाता है और आप उसका मर्डर कर देते हो और बोलोगे कि यहां मेरे को संरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि प्रकोपित हुआ था। तो वहां स्पष्ट कर दिया कि लोक सेवक के विरुद्ध आपको यह प्रकोपन का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक। और क्या कहा, निजी प्रतिरक्षा। अगर कोई व्यक्ति निजी प्रतिरक्षा कर रहा है, आप चाहते हो कि मैं पवन को एक झापड़ मारूं और मैं जा रहा हूं पवन को एक झापड़ मारने, ठीक। पवन सेल्फ डिफेंस कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, और मुझे और गुस्सा आ जाए और मैं पवन का मर्डर कर दूं, फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि पवन ने सेल्फ डिफेंस लिया इसलिए मेरे को और गुस्सा आ गया और मैं मार दिया, तो अपवाद के अंतर्गत नहीं आएगा वो। हाँ, वो हत्या में आ जाएगा। अपवाद क्या है? अपवाद ये हत्या का अपवाद है ये। और इस अपवाद का जो मैं अपवाद बता रहा हूं कि अपवाद कब लागू नहीं होगा, जब आपने स्वयं से गुस्सा किया है तब अपवाद लागू नहीं होगा। आप लोक प्राधिकारी के अगेंस्ट में प्रकोपित नहीं हो सकते और आप कोई सेल्फ डिफेंस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी प्रकोपित नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद बात आता है, ये तो आपका पहला हुआ। इसके बाद बात आता है कि अगर हत्या ऐसा है जिसमें शारीरिक क्षति की जाती है, ऐसा कार्य जिसमें शारीरिक क्षति की जाती है, और वो शारीरिक क्षति क्या कर रही है, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित कर देगी।
आप शारीरिक क्षति करने के आशय से कर रहे हो कोई कार्य, आशय क्या है आपका? शारीरिक क्षति करने का, और वो क्षति की नेचर ऐसा है कि वो सामान्य रूप से प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित कर देगा। आपने चाकू मारा किसी को, आपको चाकू मारने का उद्देश्य है और उसको क्षति करना चाहते हैं, मार दिया पेट में, और सामान्य अनुक्रम प्रकृति के अनुसार क्या होना चाहिए? अगर उसका ब्लड फ्लो करते गया, मर ही जाएगा, वो मरेगा ना। यही कहा गया है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में अगर मृत्यु हो जाती है, ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से कहा कोई एक्ट किया गया है, तो वो भी हत्या होगा। मानववध का मैं वही बोल रहा हूं, दोनों लगता एक टाइप से है नहीं एक टाइप से। ठीक, इसमें संभावना था, इसमें केवल संभावना था। इसमें तीसरा जो अब मैं बोलने वाला हूं, इसमें अधिसंभावना है। वर्ड देखिएगा, इसमें सामान्य संभावना थी, इसमें अधिकतम संभावना है। दोनों समझ रहे हैं? सामान्य संभावना, अधिक संभावना होती है ना। मान लो इंडिया मैच खेल रहा है, सामान्य संभावना क्या है? जीत जाएगा। ठीक है, 50वां ओवर मैच चल रहा है, ठीक है, 6 बॉल में उसको केवल 1 रन चाहिए और 10 विकेट बाकी है, ठीक है, या 25वां ओवर मान लीजिए, अब तो वो जीत ही जाएगा ना, 9 बॉल फेंक देगा 25 ओवर में। सामान्य संभावना, अधिसंभावना, ठीक है। तो यहां यह भी कहा गया कि अगर संभावना का प्रकृति कैसा है? मृत्यु कारित करने का अगर संभावना सामान्य है और हत्या में संभावना अधिक होता है, यही अंतर है। देखेंगे ना तो यही वर्ड जो है वो सामान्य रूप से अंतर कर देता है। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वहां मृत्यु नहीं होती, वहां संभावना मात्र है कि मर जाएगा, लेकिन नेचर का जो आपका तरीका है, किसी आदमी को आप भाला मार दीजिए, मरेगा ना। भाला मार देंगे तब ज्यादा संभावना है मरने की, कि उसको सुई से मार देंगे या फिर छोटे चाकू से मार देंगे तब संभावना है। 1 इंच के चाकू से मार दीजिए किसी को, नहीं मरेगा वो, ठीक है। भाला मार दीजिए, तुरंत मर जाएगा, मतलब मर जाएगा ऐसी संभावना ज्यादा है। समझ रहे? यहां यही काम बात कहा गया है कि ऐसी शारीरिक क्षति जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करे, वो भी हत्या है, ठीक है। और क्या कहा गया कि ऐसा कोई कार्य है, इतना संकटपूर्ण है कि उससे अधिक संभावना है कि वो आदमी मर ही जाएगा, ठीक है। या फिर इस ज्ञान के साथ, ज्ञान भी इसमें आवश्यक तत्व है, इस ज्ञान के साथ किसी को क्षति कारित करता है, वो जानता है कि ऐसी क्षति सामने वाले की मृत्यु कारित करना संभावित कर देगी। ज्ञान के साथ जानना जुड़ा होता है, मतलब उसका ज्ञान कैसा है? एक तरह से श्योरिटी ला रहा है, किस चीज की? मृत्यु की संभावना।
मृत्यु की संभावना ला रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये कहा जाएगा कि ऐसा एक्ट हत्या है। ठीक है, ऐसा एक्ट क्या है? हत्या है। अब वही अपवाद पे जो बात चल रही थी, अपवाद पूरा हुआ नहीं, ये हत्या में हम घुस गए बात करते करते। कब मानव वध केवल मानव वध होगा, हत्या नहीं होगा। शुरू में ही कहा गया कि समस्त मानव वध हत्या है, समस्त मानव वध हत्या है। उसके 5 अपवाद दिए गए हैं। पहला तो ये जो डेफिनेशन है आप उसको पढ़िए, कल्पना पे मत जीजिए। बुक आप खोलेंगे, पहली लाइन यही है, पहली लाइन यही है, समस्त मानव वध हत्या है। अपवादी दशाओं को छोड़ के अब अपवाद की बात हो रही है। प्रकोपन, प्रकोपन पे चर्चा हो चुकी। दूसरा, लोक सेवक, कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उस कर्तव्य के पालन के दौरान वो अपनी सीमा से अधिक शक्तियों का प्रयोग करके किसी की मृत्यु कारित कर दे, ये अपवाद की श्रेणी में आएगा, फिर इसे हत्या नहीं माना जाएगा। अपनी सीमाओं के बाहर जाके किसी को मृत्यु कारित कर दे लोक सेवक, तो ये क्या कहलाएगा? मानव वध हो जाएगा, आपका हत्या की श्रेणी में ये नहीं आएगा। तीसरा है प्राइवेट प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा सामान्य रूप से आप पिछली क्लास में देखे होंगे कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की जाती है, लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अपना सिद्धांत है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आप उतनी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जितनी आवश्यक है। ठीक है, अब कोई आपको चाबुक मारने आ रहा है, चाबुक मारने आ रहा है, हो सकता है आपको उपहति हो जाए, लेकिन घोर उपहति की संभावना नहीं है। अब कोई चाबुक मारने आ रहा है, ठीक है, उसमें आप किसी को गन निकाल के मार दे रहे हो, घोर उपहति के मामले में आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते थे, लेकिन उपहति के मामले में मृत्यु कारित करने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। इसका मतलब आपने अपने जो सेल्फ डिफेंस की शक्ति है उसको आपने वायलेट किया, उस अधिकार का वायलेशन किया, और उस अधिकार से आगे बढ़ के अगर आप मृत्यु कारित कर देते हैं, उसकी सीमाओं में रह के करते हैं, तब तो वो ना मानव वध में आएगा ना हत्या में आएगा। अगर उसकी सीमाओं में करते हैं तो, और सीमाओं के बाहर जाके अगर आप किसी की मृत्यु कारित करते हैं तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, मानव वध में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अचानक झगड़ा, कोई अचानक झगड़ा होता है, अचानक झगड़ा हो गया, ठीक है, दो व्यक्तियों के मध्य अचानक झगड़ा हो गया, शुरू में कोई इंटेंशन नहीं था, अचानक झगड़ा हो गया। ऐसे कंडीशन में उस झगड़ा में कोई व्यक्ति अगर दूसरे का मृत्यु कारित कर देता है तो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे कंडीशन में यह तत्वहीन है कि झगड़ा पहले किसने शुरू किया। ठीक है, हो सकता है किसी छोटी बात के लिए झगड़ा हुआ हो और वो गंभीर रूप लेता हुआ बहुत तेजी से आगे बढ़ा और अचानक वो झगड़ा किस रूप में आया, एक व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई, वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद पांचवा अपवाद है
सम्मति, सम्मति या सहमति। ठीक है, शुरू में आपने सहमति संबंधी प्रोविजन देखे होंगे साधारण अपवाद के अंतर्गत। अगर 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति, सामान्यतः अपनी सहमति देने के लिए 18 वर्ष पर्याप्त मानी जाती है, 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति यह सहमति देता है कि हां मेरी मृत्यु कारित कर दो, ऐसे कंडीशन में अगर सहमति के अधीन मृत्यु कारित की गई है तो ये आपका जो अपराध है ये किस श्रेणी में नहीं आएगा? हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। मानववध हो सकता है, हत्या में नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अंतर बात करेंगे, अंतर जो बुक में नहीं लिखा है लेकिन आपको बताया जाएगा। उस चीज को अगर आप पकड़ लिए तो हमेशा याद रहेगा। हालांकि जो अंतर है वो बहुत महीन है और उस अंतर को क्लियरली आपका धारा 300 का क्लॉज 1 बता देता है। जो धारा 300 का क्लॉज 1 है वही बताता है क्या अंतर है। उसमें यह बताया गया है कि समस्त जो हत्या है या जो समस्त मानववध है वो हत्या है। समस्त मानववध हत्या है सिवाय अपवाद को छोड़ के। अपवाद में हमने क्या क्या देखा? पहला गंभीर प्रकोपन, गंभीर प्रकोपन। उसके बाद हमने क्या देखा? लोक सेवक का लोक कर्तव्य अगर कर रहा है, अगर उस कर्तव्य के बाहर चला जाता है तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। तीसरा क्या है? निजी प्रतिरक्षा। निजी प्रतिरक्षा। चौथा अचानक झगड़ा। अचानक झगड़ा। और पांचवा क्या है? सम्मति। ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐसा समझिए, मानव वध। ठीक है, ये बड़ा वाला सर्किल किस चीज का है? मानव वध का। ठीक है, अब जो आपका धारा 300 है उसका क्लॉज 1 पढ़िए। उसमें क्या कहा गया है? अपवादिक दशाओं को छोड़ के समस्त हत्या, समस्त मानववध हत्या है। ठीक है, समस्त मानववध हत्या है अपवादिक दशाओं को छोड़ के। अपवाद बाहर आ गए आपके, अपवाद बाहर आ गए। ये अपवाद कहीं ना कहीं मानववध है, ये अपवाद मानववध है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? हत्या जो है वो तो मानववध है ही। अंतर समझ में आ रहा है? इसका क्षेत्रफल बड़ा है। जो पहली लाइन है अगर उस पे जाएंगे तो इस टाइप का पैरेलल 2 ठो बनेगा लाइन, पैरेलल 2 ठो लाइन बनेगा बराबर बराबर का। जो एक, इसको चाहे हत्या कह लीजिए चाहे मानववध कह लीजिए। ठीक है, यहां क्या कहा कि समस्त जो मानववध है वो हत्या ही है।
समस्त मानववध हत्या ही है, अपवादिक दशाओं को छोड़ के। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपवादिक दशाएं आपको मुक्ति दे देंगे। अपवादिक दशाएं मानववध के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, वो मुक्त नहीं हो जाएगा। इसीलिए इस तरह का ये बनाया गया, ठीक है। समस्त जो मानववध है वो हत्या है, ये 5 को छोड़ के, ठीक है। या ऐसा बना सकते हैं कि ये हत्या, ये अपवाद, ये हत्या, ये अपवाद, ठीक है। और ये दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के मानववध, मतलब मानववध में हत्या भी आएगा, अपवाद भी आएगा, ठीक है। मानववध हत्या की अपेक्षा थोड़ा कम गंभीर अपराध है। मानववध हत्या की अपेक्षा थोड़ा कम गंभीर अपराध है, और दोनों में मेन अंतर संभावना का है। जो क्लॉज 2 और क्लॉज 3 हमने मानववध का पढ़ा, तो वहां क्या देखा? संभावना है। हत्या का देखते हैं तो वहां क्या कहलाता है? अधिसंभावना है। ज्ञान की बात करता है, ज्ञान के साथ जानकारी जुड़ती है कि वो आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है, आप अपने दिमाग में किसी तरह की दुविधा ना रखें, ठीक है। इतना समझ में आया? बस इतना ही है। एक बहुत महत्वपूर्ण केस है इसमें, आर वर्सेस गोविंदा, पढ़े होंगे आप लोग, आर वर्सेस गोविंदा। आर वर्सेस गोविंदा के मामले में दोनों में डिफरेंस किया गया। आर वर्सेस गोविंदा के मामले में दोनों में डिफरेंस किया गया। किसमें? हत्या और मानववध में। इसमें होता क्या है कि एक आदमी अपनी औरत से लड़ जाता है, ठीक है, समझना इस बात को। एक आदमी अपनी औरत से लड़ रहा है, क्या इंटेंशनली लड़ रहा है? मारने के उद्देश्य से लड़ रहा है? लड़ जाता है, किसी भी बात को लेकर लड़ जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई चालू हो जाती है कि आज झाड़ू तू लगाएगा, टर्न रहता है, आदमी नहीं लगाता है, हो जाता है लड़ाई, किसी बात से हुई होगी लड़ाई। अब हुआ क्या, जो गोविंदा था इसमें, वो थोड़ा पावरफुल था, वो अपनी महिला को मारने लगता है, जो सामान्यतः पुरुष करते हैं। जब बात में नहीं जीत पाते तो हाथ लगाते हैं, बात में नहीं जीत पाते तभी तो मारते हैं, बात में जीत जाते तो अपने आप को बोलते हैं कि आई एम सुपरस्टार, आई एम मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उनको पता नहीं है, घर में हार जाते हैं और उनको बर्दाश्त होता नहीं है। अब मारना चालू किया हो, अब मारना चालू किया तो ऐसा मारा कि वो गिर गई। अब उस समय अचानक प्रकोपन था, समझिए इस बात को, जो आपका अपवाद मैं एक बता रहा हूं, अचानक प्रकोपन, गंभीर प्रकोपन, ठीक है, प्रकोपन महिला ने दिया, ठीक है। अब वो गिर गई और फिर उसके ऊपर बैठ के और मारा, सीने पे मारा, मुंह पे मारा, जैसा भी मारा, अब वो मर गई। यहां उसका आशय हत्या करने का नहीं था, यहां उसका आशय क्षति करने का था, ठीक है। उसको मानववध के लिए दोषी माना गया, ना कि हत्या के लिए। उसका इंटेंशन क्या था? क्षति करने का, ठीक है। ऐसी शारीरिक क्षति जिसमें संभावना थी कि मर जाएगी वो, लेकिन संभावना थी, अधि संभावना नहीं थी। किसी को मुक्का मुक्का मारोगे मर जाएगा वो? नहीं मरेगा, ठीक है।
किसी को भाले से मारो, अधिक संभावना हो जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस किया गया इस मामले में, रेग वर्सेस गोविंदा के मामले में, और इसमें उसको मानववध का दोषी माना गया। ठीक है, तो इतना ही है आपका धारा 299 और 300। कुछ केसेस हैं वो मैं बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। ठीक।